IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से, और वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर अभी यही बात कर रहे थे, और यही सवाल भी मैं पूछ रहा था थोड़ी देर पहले कि विश्वास मत से ठीक पहले मुख्यमंत्री मांझी क्यों जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। और उसी वक्त हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर कह रहे थे ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। मुख्यमंत्री सीधे जाता है और विश्वास मत पेश करके उसको जीतने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि हम कह रहे थे, ये बड़ी खबर आ गई है, मांझी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, बड़ी खबर, घुटने क्यों टेके मांझी ने? बिल्कुल घुटने टेकना ही इसे कहेंगे, क्योंकि एक चीज तो साफ हो गई थी कि उनके पास नंबर नहीं हो रहे हैं। बीजेपी ने भले ही समर्थन का ऐलान कर दिया था, लेकिन उनके पास नंबर नहीं जुट रहे थे, और सदन के भीतर हंगामा न हो, बाद में कोई संवैधानिक प्रक्रिया में दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने हो सकता है कि बीजेपी की सलाह मानते हुए इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सदन के अंदर एक बहुत बड़े लोकतंत्र के हंगामे से बचाया है सदन के पटल पे। हमारे साथ श्याम रजक है, जो अभी नीतीश गुट के हैं और मंत्री रह चुके हैं नीतीश सरकार में। मांझी साहब ने इस्तीफा दे दिया। श्याम जी, मुझे भी सुनने में आया है वो रिजाइन कर दिए, लेकिन बहुमत तो यहाँ था, बाहर था। बहुमत का शासन पर अल्पमत का शासन चल रहा था। एक लोकतंत्र और महामहिम राज्यपाल जिस तरह से उनकी सरकार को चला रहे थे, प्रधानमंत्री 7 रेस कोर्स के माध्यम से, ये उसी की हार है। ये दिल्ली से शासन नहीं चलेगी। यहाँ लोकतंत्र में लोकतंत्र है, ये गांधी और बुद्ध की धरती रही है। यहाँ अल्पमत की सरकार नहीं चल सकती। तो सदन के अंदर गवर्नर के एड्रेस के बाद आप लोग अब अंदर जाएंगे? अब एड्रेस, हम तो पहले से हमारा प्रोग्राम है। महामहिम राज्यपाल किसका भाषण पढ़ रहे थे? इस सरकार का, अल्पमत की सरकार का। क्या उसके कार्यक्रम थे? हम उस कार्यक्रम के समर्थक नहीं थे। बहुमत इधर था, नीतीश कुमार जी के साथ। नंबर उनके पास जुट नहीं था, फिर क्यों इतने जोश में? नंबर शुरू से ही नहीं था। ये तो भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा वाली पार्टी रही है। ये गोबल्स, गोडसे और गोलवरकर की पार्टी है। अंतरात्मा की आवाज पे इस्तीफा दिया है तो या कोई और आनंद था? अंतरात्मा की आवाज नहीं, ये उनका जो सरूर था, उनकी जो जमीर थी, वो किस तरह से अल्पमत की सरकार चला रहे थे। उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, किस तरह से वो जनता को, बिहार को और महादलितों को अपमानित किया, महादलितों को कटघरे में करने का काम किया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? काली पट्टी बांधेंगे, अंदर जाके हाउस में बैठेंगे गवर्नर? अब देखिए क्या होता है, प्रक्रिया भी क्या होती है। महामहिम राज्यपाल जी के आने के बाद अगर वो भाषण देंगे तो हम लोग तो नहीं जाएंगे। बीजेपी ने समर्थन किया था उनका, आपको लगता है कि अब चुनाव में जाने बीजेपी अब महादलित विरोधी नीतीश कुमार को बता पाएगी? कैसे महादलित? सारे महादलित हमारे साथ, नीतीश कुमार जी के साथ। महादलित की योजना, महादलित की राशि, सारा कुछ करने का काम किया नीतीश कुमार। बीजेपी कहेगी तो एक व्यक्ति महादलित से प्रतान नहीं होता। बीपी सिंह राजपूत थे, सवर्ण जाति के थे, मंडल आयोग लाया। गांधी वैश्य समाज के थे, लेकिन उन्होंने हरिजन उद्धार की बात की। नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग के थे, उन्होंने महादलित को पहचान बनाने का काम किया। इसलिए व्यक्ति से नहीं होता है, नीति और विचार से होता है। चलो श्याम जी, धन्यवाद। कम से कम जेडीयू का तो यही मानना है, जो नीतीश खेमा है, कि उनका इस्तीफा जरूरी था, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था, बिना बहुमत के उनका समर्थन कर रहे थे। अमिताभ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जेडीयू को पूरा मौका मिल रहा है कि वो अपनी जीत की घोषणा करें, जैसा कि वो भी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी नेताओं से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे आपसे थोड़ी देर में, लेकिन एक चीज तो साफ है कि बीजेपी ने बार बार 2 पक्ष रखे थे। उनका पहला पक्ष ये था कि वो समर्थन करेंगे जीतन राम मांझी का, क्योंकि नीतीश कुमार महादलित विरोधी है। तो 2 एजेंडा के साथ बीजेपी चल रही थी। आंकड़े जुटाना जीतन राम मांझी का काम है, जिसमें जीतन राम मांझी असफल हुए। दूसरा जो बीजेपी का खेल था वो ये था कि वो नीतीश कुमार को बार बार यही दोहराएंगे कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है, उन्होंने दलित मुख्यमंत्री का अपमान किया है। अब यही मुद्दा चुनाव की रणनीति में उनका साथ देगा। चुनाव का प्रचार अगर बीजेपी करेगी तो इसी मुद्दे के साथ मैदान में कूदेगी। और बिहार जहां जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं, उस बिहार में एक जाति का वोट जोड़ना, 1-2 जातियों का वोट जोड़ना शायद बीजेपी के लिए अमिताभ, आप और प्रतिक्रियाएं वहां लेने की कोशिश करें, और जैसे आप सिग्नल करेंगे आपके पास लौटेंगे। पर बहुत बड़ी खबर बिहार से इस वक्त आ रही है, वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इसके साथ ही मांझी धार से बिहार इस वक्त निकलता हुआ दिख रहा है। और हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे ही वो विजुअल्स आए थे, कि बिहार के मुख्यमंत्री मांझी क्यों मुलाकात कर रहे हैं राज्यपाल से। विरोध जी, निश्चित रूप से हम लोग उस पर चौंके थे जब ये अचानक पता लगा कि मांझी जी जो है
वो राज्यपाल के पास जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई परंपरा होती नहीं है कि विधानसभा में जिस दिन बहुमत साबित होना हो, राज्यपाल का अभिभाषण हो, मुख्यमंत्री जाएं राज्यपाल से मिलने। लेकिन वो जब जा रहे थे तभी हम और हमारे साथी सुदेश जी हम लोग बात कर रहे थे, और हमने एक अटकल भी लगाई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं इस्तीफा देने जा रहे हैं। फिर ये हम लोगों ने सोचा कि इस्तीफा क्यों देंगे, अगर भाजपा ने समर्थन दे दिया है तो विधानसभा में भाषण देके शहादत इस वक्त वशिष्ठ नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं, नीतीश जी के समर्थक माने जाते हैं। वशिष्ठ जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको इस्तीफा तो पहले दे देना चाहिए था। अभी आधिकारिक उनके इस्तीफे की सूचना हम लोग को नहीं मिली है, लेकिन यदि बहुमत नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में बहुमत का अनादर करना भी एक बड़ा गलत कदम माना जाता है। और पहले से जिस दिन हम लोग राज्यपाल जी के यहाँ गए थे उस दिन से लेकर के और आज तक ये कहते रहे हैं कि एक अल्पमत की सरकार को अब सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और जिस ढंग से हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा था, जिस ढंग से विधायकों को प्रलोभन देकर के और पैसे का लालच देकर के अपने तरफ करने की प्रक्रिया चल रही थी, करने का जो प्रयास उन लोग कर रहे थे, इसे बिहार के राजनीति पर एक धब्बा पड़ता था। अभी उन्होंने नहीं इस्तीफा दिया है, इस पर तो हम प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे। आधिकारिक जब उनके इस्तीफे की बात आ जाएगी तभी मैं अपनी बात कहूंगा, प्रतिक्रिया करूंगा। लेकिन जी, आप बिल्कुल पूरी तरह से सावधान होकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि मांझी ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, ये भी कि जीतन राम मांझी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। आप इतने कॉशियस क्यों लग रहे वशिष्ठ नारायण सिंह जी? अब इसलिए कि बार बार जिस तरह के उनके वक्तव्य आते रहे हैं अभी तक, और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा ये करते रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देंगे तो ये हम लोग निश्चित रूप से मानेंगे कि बहुमत का आदर हुआ है, बहुमत का सम्मान हुआ है और अंत में सेंस उनके ऊपर फेल हुआ। आप ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में धब्बा है, जिस तरह से मांझी कुर्सी पर चिपकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी भी देर सबेर कहेगी यही कि हमने, और ये कह भी रही है कि नीतीश जी किस तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित थे, ये भी पूरे देश ने देखा। नहीं, आप देखिए, बीजेपी का चेहरा, चरित्र और उसकी जो अभी तक काम करने का, ऐसे ही राज्यसभा के चुनाव में किया था लोगों ने। हम अपनी पार्टी को सौंप देते क्या? जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया उसको पार्टी की परवाह नहीं थी, वो अपना एजेंडा चला रहा था, पार्टी का एजेंडा उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। उस हालत में क्या अधिक दिनों तक चुप बैठ सकते थे और पार्टी को बर्बाद कर देते थे, पार्टी को छिन भिन कर देते? यह हम लोगों के लिए एक परेशानी की बात हो गई थी और इसलिए कदम सोचा गया और नीतीश कुमार से लोगों ने आग्रह किया। अभी 12 विधायकों का समर्थन है, इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि विधानसभा में हमको बहुमत है। इससे बड़ा मजाक और हास्यास्पद स्थिति कोई हो सकती है? क्या आप अभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे? राज्यपाल के, माफ कीजिए। अभी जो स्थिति पहले हम देख लेते हैं, अपने से पता लगा लेते हैं, तब आपको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। क्योंकि 11 बजे सत्र शुरू हो रहा है, अगर उसके पहले कंफर्मेशन हो गया कि मांझी इस्तीफा दे चुके हैं, अच्छा, इससे ज्यादा वशिष्ठ नारायण सिंह जी बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आकाश, अगर मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया है तो फिर राज्यपाल का अभिभाषण का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जब अभिभाषण पढ़ते हैं तो उसमें जो सरकार होती है उसके भविष्य का कार्यक्रम होता है कि हमारी सरकार ये करेगी, आगे हमने ये किया, आगे ये करेगी। तो जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा ही हो गया तो अब जो नया मुख्यमंत्री होगा वो अपने हिसाब से चीजें बताएंगे, उसके बाद सत्र में भाषण तैयार होगा। मुझे नया अभिभाषण, क्योंकि वो ये तो मांझी साहब वाला अभिभाषण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अच्छा, और वाकई बात सही है कि जब सरकार को बहुमत ही स्पष्ट नहीं है तो राज्यपाल अभिभाषण का कोई औचित्य वैसे नहीं बनता था, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण या राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का भाषण होता है, जो कि जेडीयू की मांग थी। तो वो भाषण तो सरकार का भाषण होता है, सरकार की नीतियों का भाषण होता है कि राज्यपाल ये कहते हैं कि हम ये करेंगे। और एक बड़ी विचित्र स्थिति एक बार आई थी, रमेश भंडारी जब राज्यपाल थे और राष्ट्रपति शासन के बाद जब वहाँ सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की सहयोग से मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, तो जो अभिभाषण पढ़ना था उसमें पिछले राष्ट्रपति शासन की आलोचना थी कि और खुद राज्यपाल को पढ़ना था जी। तो उन्होंने बिना पढ़े ही उसको जो है एक लाइन पढ़ के और उसके बाद क्या पढ़ा हुआ मान लिया गया।
आइए सीधे चलते हैं पटना। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हैं। अमिताभ, ये बताएं क्या क्या प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आ गई हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण का तो अब कोई औचित्य नहीं बचा है। लगता है अभी अमिताभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, पटना बात करने की कोशिश करते हैं। सुदेश जी, ये जो बड़ा फैसला अभी लिया है जीतन राम मांझी ने, और बार बार सुबह से अभी कह रहे थे वो बैकफुट पर है। देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकल इस वक्त मनोज झा आरजेडी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, स्पष्ट तौर पे ये कहूं तो बीते दिनों में उनके पास विकल्प सीमित होते जा रहे थे। 12 विधायकों की सरकार थी, 11 विधायक बल्कि, और भाजपा कल खुल के समर्थन में फिर भी आंकड़े नहीं थे। लेकिन 20 दिन बिहार को संवैधानिक प्रजातांत्रिक संकट में डाला, अंधकार में रखे रहे, अनिश्चितता का माहौल बना और ऐसी छवियां और तस्वीरें आई कि पूरा बिहार शर्मसार हुआ। मैं समझता हूं कि आज लेकिन हुई। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको इस बात का कंफर्मेशन है इस वक्त, क्योंकि सूत्रों के आधार पर जानकारी आ रही है दो चीजों की। एक तो कि मांझी साहब ने इस्तीफा दे दिया, और दूसरा विधानसभा भंग करने की बात भी की सिफारिश भी उन्होंने की है। ये जो आपके पास आ रही है वो सूचना मेरे पास भी कंफर्म नहीं, लेकिन सूत्रों से आ रही है। और इससे बड़ी विडंबना, मैं आपसे सीधे कहूं, एक प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, कि 11 विधायकों की एक सहमति से चलने वाली सरकार के रिकमेंडेशन को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। आज राज्यपाल महोदय के भी उनके सत्य की परीक्षा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की परीक्षा है, और अगर गवर्नर साहब इस पर खड़े नहीं उतरते हैं और अगर उनके तथाकथित रिकमेंडेशन पे जाते हैं डिसोल्यूशन के, तो मैं समझता हूं कि ये प्रजातंत्र की हत्या होगी, बिहार में काल कवलित हत्या होगी। एक बात और, बिहार के राज्यपाल के पास अब दो ऑप्शंस है, या तो वो नीतीश कुमार को बुलाएं सरकार बनाने के लिए, या फिर चुनावों की घोषणा करें। क्योंकि अगर ये बात वाकई सच है कि मांझी साहब ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है, मैं आपको एक छोटी सी चीज कहता हूं कि मूलतः हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जजमेंट, बॉम्बई जजमेंट क्या था। बॉम्बई जजमेंट 89 में बर्खास्तगी के बाद 94 में आया। वो कहता है कि आप आंकड़ों का रेस्पेक्ट करिए। फ्लोर ऑफ द हाउस में 130 विधायक गवर्नर से लेकर के राष्ट्रपति महोदय तक गए हैं। पूरी दुनिया देख रही है, बिहार को छोड़िए। अगर गवर्नर साहब नीति सम्मत संविधान के आधार पर फैसला नहीं लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क से जमहूरियत के खात्मे की शुरुआत बिहार से कर रही है भाजपा। मनोज जी हमारे साथ ही रहिए। दो खास मेहमान भी हमारे साथ यहां पर हैं। अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। विनोद जी, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो जानकारी आ रही है, सूत्रों के हवाले से आ रही है कि विधानसभा भी भंग करने की सिफारिश मांझी साहब ने कर दी अपने इस्तीफे के साथ साथ। अब दो ऑप्शंस है राज्यपाल के सामने। ये कि राज्यपाल अब इस पर पूरा संवैधानिक सम्मत फैसला उनको लेना होगा, और मुझे लगता है कि सिन्हा जी चूंकि कानून के जानकार हैं, बहुत वरिष्ठ वकील स्वयं खुद हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, तो वो कोई भी फैसला लेंगे। हम अपेक्षा यही करते हैं कि जो संविधान और कानून के सम्मत फैसला ही लेंगे, क्योंकि ये बात सही है जो मनोज झा कह रहे हैं कि मांझी बहुमत मांझी के पास नहीं है। ये मांझी ने स्वीकार कर लिया इस्तीफा देकर के, वरना फ्लोर टेस्ट के लिए जाते, जो बम्बई जजमेंट है, तो अगर फ्लोर टेस्ट में जाते वहां हारते तो अलग बात थी। आपने पहले ही इस्तीफा दे दिया, और जब आपकी कैबिनेट जो है जिसमें सिर्फ 12 विधायक आपके साथ हैं और 8 मंत्री, तो वो उस कैबिनेट का फैसला सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी। मैं आपको एक नजदीक का उदाहरण देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था तो आपको याद होगा उन्होंने भी विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। जी। लेकिन उपराज्यपाल नजीब जंग ने उस सिफारिश को नहीं माना और वो विधानसभा भंग नहीं हुई। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में गए, और बाद में उपराज्यपाल ने अपने हिसाब से फैसला लिया, और फिर बाद में सारा प्रकरण हम लोगों को मालूम है। तो मुझे लगता है कि केसरीनाथ जी अब इस पर जब भी फैसला लेंगे, अपनी रिपोर्ट वो केंद्र को भेजेंगे, और उस केंद्र के रिपोर्ट में वो क्या भेजते हैं तो कुछ देर बाद पता लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई विधानसभा भंग करने का कोई फैसला वो ले, हो सकता निलंबित। हमारे साथ इस वक्त सीपी ठाकुर जी भी जुड़ गए। सीपी ठाकुर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया दो बातों पर। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि मांझी साहब ने इस्तीफा दे दिया, पहली बात। दूसरा ये कि उन्होंने विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश राज्यपाल को कर दी है। अच्छा, देखिए, अब तो हम तो बहुत दूर हैं अभी जी, प्लेस ऑफ अकरेंस से, नागपुर में भी हैं। जी। एक मेडिकल लेक्चर देने आए हैं, खास करके आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांट्स पर। जी, तो वो ठीक है,
लेकिन मांझी जी ने देखा होगा कि एक तो 8 आदमी का जो वो नहीं मिला वोटिंग राइट, तो वो नहीं आदमी जुट पाया होगा तो वो इस्तीफा दे दी एक। और उसके बाद का जो प्रक्रिया है उसका जो रिएक्शन होगा वो सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी करेगी। सीपी ठाकुर जी, एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर वाकई ये कंफर्म है, जैसा कि सूत्र अभी तक हमें बता रहे हैं कि ये 2 फैसले ले लिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि उनके पास बहुमत नहीं था, ये बात तो बिल्कुल साफ है। और उसके बाद अगर वो विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी साथ में कर रहे हैं, तो राज्यपाल को आपके मुताबिक, क्योंकि आप वरिष्ठ राजनेता हैं, आपके मुताबिक नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए या फिर चुनाव की घोषणा करनी चाहिए? देखिए, ये तो हम वहाँ है नहीं, हम तो नागपुर में अभी हैं। वही दिमाग एकदम पॉलिटिक्स से मेडिकल की तरफ है, लेक्चर की तरफ। लेकिन एक चीज हम बताएंगे कि उसके बाद राज्यपाल जो है बहुत सीनियर आदमी है, कोई जूनियर पर्सन नहीं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान है, तो सोच समझ के फैसला लेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। जी सीपी ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विनोद जी, एक उदाहरण इसमें एक और उत्तर प्रदेश का ही है कि बीजेपी 2003 की बात बता रहा हूँ, जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी और बीजेपी और के समर्थन से अटल जी प्राइम मिनिस्टर थी, तब की बात है जी। और बीजेपी और बीएसपी के संबंध खराब हुए और बीजेपी ने तुरंत जो है समर्थन वापस, उसके कैबिनेट ने, मायावती ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और बीजेपी के मंत्री जो है कैबिनेट से बाहर आ गए। ये तो सब बीजेपी के खाली चढ़ावे पर टोटल काम हुआ है। टोटल बीजेपी के एजेंडे पे वो काम कर रहे थे। उनके कथनी अनुसार उनके खिलौना बने हुए थे, उनके जो छुपा एजेंडा है उसी पर काम कर रहे थे। उनको बेइज्जत किया है उन लोगों ने। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो उनको इतना सम्मान दिया था, कहा था रोड मैप पे काम करने के लिए, और पूरे समाज को बांटने से लेकर, नक्सलियों से लेकर के किस तरह का पूरे जो 8.5 साल में उन्होंने मेहनत की थी। बिहार का मंच राजेश सिंह वाल्मीकि नगर विधायक। अरे इस्तीफा हो गया, पहले ये न बताइए। अरे इस्तीफा दे दिए, पहले पक्का न कहिए, बाद में आप ये लोग कहिएगा जो झूठे सुने थे। इस्तीफा हो गया तो हम लोग तो 7 तारीख से यही बात कह रहे थे। हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, तो आज बिहार की जनता देख रही है कि 7 तारीख से लेके आज 20 तारीख तक बिहार के राजनीतिक माहौल को अस्थिर करने की कोशिश और इसको कलंकित करने के लिए कौन जिम्मेवार है, या बिहार की जनता अगले चुनाव में सबको, और पूरी साजिश के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अच्छा से सबक बिहार की जनता अगले चुनाव में सिखाएगी। आज सरकार बीजेपी जिम्मेवार है क्या? आज जो स्थितियां बनी है उसके लिए आपका कहना है बीजेपी जिम्मेवार है? अरे स्वाभाविक रूप से दुनिया देख रही है जिम्मेवार है। मांझी जी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। बिहार में राज किया। तो आपने राय सुनी। अभी अलग अलग दलों से हम प्रतिक्रियाएं लेते चल रहे हैं। सुदेश जी, जो अब मुश्किल से 6 मिनट बाद बजट सत्र शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का, और उसके पहले जैसे कि, और ये जो विजुअल्स हैं ये लाइव देख रहे हैं अभी आप विधानसभा से, अभी भी इंतजार कर रहे हैं जेडीयू और आरजेडी के विधायक की ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हो जाए कि मांझी साहब ने इस्तीफा दे दिया है, पहली बात, और दूसरा कि उन्होंने बिहार विधानसभा को भंग करने की भी सिफारिश कर दी है। बिहार में आगे क्या हो सकता है? नई सरकार पर राज्यपाल को अब फैसला लेना है। राज्यपाल के सामने 2 बड़े विकल्प हैं। एक ये है कि वो नीतीश कुमार को बुलाएं और कहें कि आप अपनी सरकार बनाइए, और इसी के लिए सारी तैयारी थी। सुदेश जी, लगातार नीतीश ये कह रहे थे कि 130 विधायक हैं हमारे पास। पहले मैं आपको अपना थोड़ा ओपनिंग रिमार्क्स बता दूं मांझी जी के रेजिग्नेशन पर। मुझे लगता है इससे बेवकूफ़ी भरा कोई काम नहीं हो सकता। ऐसा अगर आप कंपेयर करिए अटल बिहारी वाजपेयी के रेजिग्नेशन के साथ, अगर मांझी एक अच्छे वक्ता होते तो इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते कि वो क्यों विश्वास मत में गए, जानते हुए कि उनके पास नहीं है,
क्यों बीजेपी का समर्थन लिए, ये जस्टिफिकेशन का इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता था। इसको इन्होंने लूज किया, कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के बीच में जाके आप वो रीच नहीं बचते। जैसे कि वाजपेयी जी का वो ऐतिहासिक भाषण बीजेपी के लिए वो गेम चेंजर साबित हुआ, बीजेपी को पूरे बहुमत के साथ लाया। फिर उसके बाद एनडीए अलायंस को, तो मांझी ने इतनी बड़ी गलती की। अब मुझे लगता है कि बीजेपी ने क्या मांझी पर दाव लगा के अपनी नैया को कहने की जो बात है, जो राजनेता अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा के अंदर सत्र के शुरुआत में, मीडिया को क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं बिहार विधानसभा, हालांकि वो विधान परिषद के नेता हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है वहां पर। ये देखिए मांझी जी भाषण देते ना आकाश, नीतीश जी विजय की मुद्रा में इस वक्त चेहरा तो दिखा रहे हैं, लेकिन बोलेंगे कि नहीं देखते। इस तरह खड़े हो अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? यही तो समय उनके बोलने का, दो लोगों के बोलने का समय था खास तौर पे। ये समय नीतीश जी का है, मांझी ने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी, जैसे कि सुदेश जी अभी कह रहे थे। बहुत बड़ा आकाश, इसमें बीजेपी की भी किरकिरी हुई है इसमें, क्योंकि समर्थन ऐलान करने के बाद मांझी ने जो कदम उठाया है, अगर मांझी सदन में हारते और जैसा सुदेश जी कह रहे हैं भाषण देके हारते, शहीद की मुद्रा में जाते, तो बीजेपी की भी नहीं हारते, वो रेजिग्नेशन सदन पे देते, मतलब जैसे वोटिंग न कराते, रिजिग्नेशन दे, जैसे वाजपेयी ने किया था कि मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति के पास, तो उसका एक अलग मैसेज होता है और पूरा बिहार और पूरा देश सुन रहा था और आर्गुमेंट होते लेकिन मैं अभी एक ही त्वरित टिप्पणी करना चाहूंगा। विस्तार से पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा कि हम लोगों ने प्रारंभ से कहा है कि सदन में बहुमत का फैसला बजट सत्र के पहले हो जाना चाहिए। आज जो हम लोगों ने जो बात कही थी वो और ज्यादा हम लोगों का जो स्टैंड था वो विंडिकेट हुआ है। आज सुबह ये घटनाक्रम तेजी से घटा है, तो यह काम बहुमत का निर्धारण पहले होना चाहिए था ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चलता। तो जो कुछ भी हम लोगों ने पहले कहा, 14 दिन के बाद यह सब कुछ हो रहा है, और वह भी अचानक, जब सब लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए दोनों सदनों के सदस्य विधानमंडल परिसर में पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे, तब यह जो कुछ भी हुआ है। लेकिन त्यागपत्र दिया है और क्या किया है, पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, इसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इसके पहले बीजेपी का गेम प्लान तो एक्सपोज्ड हो गया ना। हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि इस चीज का फैसला बजट सत्र के पहले कर लेना चाहिए, और महामहिम राज्यपाल महोदय भी प्रारंभ में इस तर्क से सहमत थे। लेकिन बाद में सब कुछ हुआ, पूरी कोशिश की गई जोड़ तोड़ की, अब उसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इस प्रकार का फैसला अचानक सुनने में आ रहा है। अभी मुझे आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, मैं तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भी आया और इस बीच में यह सब हुआ। लेकिन इसके बारे में पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ है, अपनी जीत। कुछ विधायकों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। हम संख्या बल का दावा कर रहे थे, हमारे दावे को इनकार किया। मोदी का इंजेक्शन बिहार में निष्प्रभावी है, ये तय हो गया। ये देखिए कितनी खुशी यहाँ पर है। हमारे साथ कई ऐसे नेता यहाँ पर हैं जो इस पूरे वाकयात से खुश हैं। जेडीयू के जितने एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, आरजेडी के एमएलए हैं, उनको ये लगता है कि नैतिक जीत एक हुई है। लगातार कोशिश की जा रही थी जेडीयू की तरफ से, और नीतीश कुमार लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनके पास 130 विधायक हैं,
सरकार उनकी बननी चाहिए। लेकिन लगातार जीतन राम मांझी ये दावा कर रहे थे 146 विधायक हैं, लेकिन ये एक तरह से बड़ी जीत है। ये बताइए आप लोग कि एक साथ ये बताइए आप लोग कि कितने खुश हैं? हमारी एकता ने मांझी को इस अमावस्या समाप्त हो चुका, पूर्णिमा आ गया है। लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र की हत्या करने वाला का मुंह पर तमाचा है। जो इस्तीफा जीतन राम मांझी का हुआ उससे जेडीयू के खेमे में खुशी है और ये लगभग अब तय हो गया है कि जीतन राम मांझी सरकार अब चली गई है। तो आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें राज्यपाल की तरफ होंगी कि क्या राज्यपाल नीतीश कुमार को नई सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं या किसी और विकल्प के साथ सामने आते हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, पटना, IBN 7।